गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं महासागरीय धाराओं के संबंध में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से हर कंपटीशन में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज इसी के संबंध में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो महासागरीय धाराएं हैं ये स्थल भाग पर, जैसे यदि जमीन पर जैसे नदियां बहती हैं, वैसे ही महासागरों के ऊपर जल की एक विशेष राशि एक विशेष डायरेक्शन में बहती है, जिसे हम धारा कहते हैं। धारा, महासागरीय धाराओं के बहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति के कारण जब पृथ्वी घूमती है तो स्थल और जल के अलग अलग भौतिक विभिन्नताओं के कारण स्थल भाग बहुत तेजी से घूमते हैं, तो जल उसके साथ तालमेल नहीं कर पाता है, तो इस कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ जो हवाएं हैं, जब महासागरों के ऊपर से हवाएं चलती हैं तो ये हवाएं भी महासागरीय जल को धकेलती हैं, जिससे महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ तापमान में भिन्नता, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान ऊंचे रहते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम रहता है। इस तापमान के अधिकता और कम होने के कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ जल की लवणता या जल का घनत्व, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक वाष्प बनता है, गर्मी अधिक रहती है, इस कारण वहां पर जो वाष्प अधिक बनने के कारण वहां पर जल में नमक की मात्रा ज्यादा रहती है, नमक महासागरीय जल का घनत्व अधिक रहता है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण, साथ ही साथ उन इलाकों में बर्फ के पिघलने से जो मीठा पानी है वो समुद्रों में ज्यादा मिलता है, इस कारण वहां पर नमक का घनत्व कम रहता है। तो घनत्व के विभिन्नताओं के कारण भी महासागरीय धाराएं चलती हैं। साथ ही साथ वायुदाब, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में डोलड्रम की स्थिति बनती है। डोलड्रम का मतलब है कि यहाँ पर शांत वायुदाब पेटी होती है, यहाँ से संवहन तरंगें ऊपर उठती हैं, अधिक गर्मी के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं और एक विशेष स्थान पर जाके हुए उतरती हैं। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब अधिक होने के कारण हवा का जो प्रेशर है वो महासागरों के ऊपर ज्यादा पड़ता है और हवा के ज्यादा प्रेशर के कारण महासागर दबते हैं, उनका तल नीचा हो जाता है। जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वायुदाब कम होने के कारण समुद्रों का तल ऊंचा हो जाता है, और जब ऊंचा हो जाता है तो फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से धाराएं ध्रुवों की तरफ चलती हैं और फिर ध्रुवों से वो धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। या ये कहें साधारण भाषा में कि महासागरीय धाराएं समुद्रों में या महासागरों के ऊपर क्षैतिज संतुलन लाने का सबसे बेहतरीन प्रयास प्रकृति करती है। प्रकृति हमेशा चाहती है कि संतुलन बना रहे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं महासागरीय धाराओं के संबंध में। फ्रेंड्स, जब महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से यदि ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो वे महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं। और जब ध्रुवीय क्षेत्रों से धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तरफ आती हैं तो इनका स्वभाव ठंडा होता है, जिस कारण इन समुद्री धाराओं को हम ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महासागरीय धाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं वो इतनी अधिक गर्म भी नहीं होती हैं कि उनमें हाथ जल जाए। ये जो महासागरों का जो पानी है, जितना सामान्य तापक्रम उनका होता है, उस तापक्रम से 1 या 1.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा ही इनका तापमान होता है। और जो ध्रुवीय क्षेत्रों से जो ठंडी जलधाराएं आती हैं तो ये बर्फीले इलाके से आती हैं, तो इनका टेम्परेचर सामान्य जो महासागरों का तापमान है उसकी अपेक्षा कम होता है, इसलिए इन महासागरीय धाराओं को हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बर्फ से बहुत अधिक ठंडी होंगी या माइनस में उनका टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर। फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर में जो धाराएं चलती हैं, यहीं से हमेशा हर बार परीक्षाओं में प्रश्न किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से जब गुयाना से जब भूमध्य रेखा से जब धाराएं चलती हैं तो इस धारा को हम विषुवत रेखीय धाराएं कहते हैं। ये विषुवत रेखीय धारा है अटलांटिक महासागर में, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के समांतर चलती हैं और इस धारा के चलने के पीछे कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। और घूर्णन गति के कारण जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो बहुत तेजी से घूमती है स्थल भाग, और जो जल है वो उतनी तेजी से नहीं घूम पाता है जितना जमीन घूमती है या स्थल भाग घूमता है। इस कारण जमीन आगे खिसक जाती है और जो पानी है वो उसके विपरीत दिशा में पीछे की तरफ गति करती है।
और एक जलधारा उत्पन्न हो जाती है। जब ये ब्राजील के पूर्वी तट पर टकराती है तो ब्राजील के पूर्वी तट से ये दो डायरेक्शन में बढ़ जाती है, एक डायरेक्शन दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ। जब ये कैरिबियन द्वीप समूह के आसपास जाती है तो यहां पर इस जलधारा का नाम एंटीलीज की जलधारा के नाम से जाना जाता है। एंटीलीज की जलधारा। और जब ये आगे जाते हुए फ्लोरिडा तटों से टकराती है, फ्लोरिडा के तट पर मैक्सिको की खाड़ी में, तब इस जलधारा का नाम फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिडा। यही फ्लोरिडा की जलधारा जब संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से आगे बढ़ती है तो ये जो न्यूफाउंडलैंड है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के आसपास जाते जाते इसी फ्लोरिडा जलधारा को हम गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम। जो ये गल्फ स्ट्रीम है ये आप सभी जानते होंगे कि बहुत अधिक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, और बहुत तेजी से बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम जब न्यूफाउंडलैंड द्वीप के आसपास जाती है तो इसके साथ एक ठंडी जलधारा आके मिलती है जो इधर बैफिन की खाड़ी या डेविस जल संधि। फ्रेंड्स देखिए ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड और कनाडा के पूर्वी जो इधर बैफिन की खाड़ी है और इधर जो जल संधि है वो डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि से और बैफिन की खाड़ी से एक ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है जो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो ये ठंडी जलधारा है, ये जो जलधारा है ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर। और ये जलधारा आकर मिलती है गल्फ स्ट्रीम के पास। किससे? गल्फ स्ट्रीम के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास आकर के ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती है। और जब यहाँ पर दो विपरीत धाराएं आकर मिलती हैं, एक ठंडी और एक गर्म, इन धाराओं के मिलने से महासागरों के ऊपर या न्यूफाउंडलैंड द्वीप के ऊपर बहुत घना कोहरा छा जाता है, क्योंकि गर्म और ठंडा जो दो विपरीत धाराएं मिलती हैं तो इस भाग में कोहरा छा जाता है। और कई बार लेब्राडोर जलधारा के साथ बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आते हैं या बर्फ के बड़े बड़े जो पीस आते हैं, और ये जब यहाँ पर यूरोप से जाने वाले जो जहाज हैं उन जहाजों के लिए कई बार संकट भी पैदा कर देता है। जैसे सन 1912 में जब यूरोप से एक जहाज चला था, बहुत बड़ा समुद्री जहाज जिसे हम टाइटैनिक जहाज कहते हैं, वो अपनी पहली यात्रा में न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास जाकर के लेब्राडोर से आने वाले एक बर्फ की चट्टान से टकरा गया था और वहीं पर वो जहाज डूब गया था। और फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें और भी है कि जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा मिलती है तो इस स्थान पर शैवाल, जो समुद्री शैवाल है, वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में शैवाल के उत्पन्न होने से यहाँ पर जो मछलियां हैं उन मछलियों के लिए ये चारे का काम करता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में समुद्री मछलियां इकट्ठा होती हैं चारे को लेने के लिए। और फिर यहाँ के जो लोग हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो लोग हैं, वो इन मछलियों को पकड़ते हैं। इसलिए मछलियों का एक बहुत बड़ा बैंक यहाँ पे बन जाता है, जिस बैंक को हम ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं। ग्रांड बैंक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रांड बैंक कहाँ है, तो जो ग्रांड बैंक है ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास में है और मत्स्य आखेट के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। मत्स्य आखेट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब फ्रेंड्स देखिए कि जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा जब मिलती है तो ये फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में और आगे की तरफ बहती है, पछुआ पवने इसे और आगे की तरफ धकेलती हैं। यहां पर इस धारा का नाम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और ये जाकर के इधर जो आइसलैंड द्वीप है, आइसलैंड द्वीप के दक्षिण से होकर ये जब आगे बहती है तो यहाँ पर ये एक ठंडी जलधारा के रूप में भी जानती। एक प्रभाव तो इसका आगे चले जाता है जो गर्म धारा के रूप में होती है, जिसे हम आगे जाके नॉर्वेजियन धारा के रूप में जानते हैं या उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये एक गर्म जलधारा होती है जो उत्तरी सागर में चली जाती है, उत्तरी महासागर में चली जाती है। लेकिन आइसलैंड के दक्षिण में एक जलधारा जो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर एक जो जलधारा है, जो ठंडी जलधारा है। ध्यान रखें कि ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर एक ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा है, ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, और एक आइसलैंड के दक्षिण से यही जलधारा जब इधर की तरफ मुड़ती है तो यहां पर ये जलधारा कहलाती है इरमिंजर। आप याद रखिएगा, इरमिंजर।
इरमिंजर की जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। ये ग्रीनलैंड जो जलधारा है, उसी ग्रीनलैंड जलधारा की एक शाखा आइसलैंड की तरफ मुड़ जाती है और ये ठंडी जलधारा है। और उस ठंडी जलधारा को हम इरमिंजर की जलधारा के नाम से जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अटलांटिक प्रवाह है, जब ये आइस इधर ब्रिटेन के तट से टकराती है तो ये फिर दो डायरेक्शन में बढ़ जाती है। एक डायरेक्शन तो जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से आगे चले जाता है इंग्लिश चैनल से होते हुए, ये गर्म जलधारा है। जबकि एक जलधारा जब दक्षिण की तरफ स्पेन और फ्रांस के तटों से टकराकर जब नीचे की तरफ मुड़ती है, उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह की एक शाखा जब दो भागों में बढ़ जाती है, यहाँ पे आके ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों से टकरा करके और स्पेन और पुर्तगाल फ्रांस की तरफ मुड़ती है, तो यहाँ पर जो बिस्के की खाड़ी है, ध्यान रखें, जो बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी में जब ये जलधारा जाती है तो ये एक ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है और इसको यहाँ पे रेनेल की जलधारा के नाम से जानते हैं। रेनेल की एक ठंडी जलधारा, ये उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह का ही एक शाखा है। और जब ये बिस्के की खाड़ी में, स्पेन और फ्रांस के उत्तर में जो बिस्के की खाड़ी है वहां जाती है तो वहां ये ठंडे स्वभाव की होती है। वहां पर इस जलधारा को रेनेल की जलधारा के नाम से जाना जाता है। और एक जल राशि जब नीचे की तरफ मुड़ती है, स्पेन और फ्रांस के तटों से होते हुए, पुर्तगाल के तटों से होते हुए, तब इस जलधारा का नाम कनारी। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कनारी की जलधारा कैसी है, ठंडी है या गर्म है। तो ये एक ठंडी जलधारा है। और साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है अब कि ये किस महासागर में बहती है, ये उत्तरी जो आर्कटिक सागर में है या बेफिन की खाड़ी में है या उत्तरी अटलांटिक महासागर में है या बिस्के की खाड़ी में है या इंग्लिश चैनल में है या बहुत सारे जो और भी इसमें पॉइंट आते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो कनारी की जो जलधारा है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। ये जब कनारी द्वीप से नीचे की तरफ बहती है और अफ्रीका के पूर्व पश्चिमी तटों की तरफ आती है तो इस जलधारा को हम कनारी की जलधारा कहते हैं। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा है। फ्रेंड्स, तो देखिए, फिर ये जलधारा आकर के फिर जो विषुवत रेखीय धारा है उस पर मिल जाती है। तो एक चक्र यहां पर बनता है और इस चक्र के बनने के कारण जब यहां पर एक वृत्त के रूप में एक गोला बन जाता है इस डायरेक्शन में, तो यहां पर एक सागर उत्पन्न होता है जिस सागर को हम सारगेसु सागर कहते हैं। सारगेसु सागर, सारगेसु सागर। ये सारगेसु सागर क्या है? यहां पर एक भंवर उत्पन्न हो जाता है जहां पर पानी शांत रहता है, क्योंकि इसके चारों तरफ तो धाराएं, समुद्री महासागरीय धाराएं चलती हैं और बीच का जो हिस्सा है वो एकदम स्थिर बना रहता है, शांत बना रहता है, जिसको हम सारगेसु सागर के नाम से जानते हैं। सारगेसो जो ये सारगेसो है, ये समुद्रों के ऊपर एक शैवाल होती है, एक घास होती है, उस घास का नाम है सारगेसुम घास। उसी घास के कारण इस जल राशि को हम सारगेसो सागर कहते हैं। ये एक भंवर है और शांत, यहाँ पर शांत पानी एकदम शांत रहता है, ठहराव रहता है, तो ये सारगेसो सागर है, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा के संबंध में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की हम बात करें तो इधर गुयाना के तट से जब भूमध्य रेखा के दक्षिण में जब जो जल राशि बहती है तो इसे विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जानते हैं। अटलांटिक विषुवत रेखीय, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। अब जब ये ब्राजील के तट से आती है तो यहाँ पर ये जब दक्षिण की तरफ मुड़ती है तो इस जल राशि को हम ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं। ब्राजील जलधारा, ये एक गर्म जलधारा होती है। अब एक देखिए, दक्षिणी ध्रुव की तरफ से या जो अंटार्कटिका जो महासागर है, अंटार्कटिक महासागर से जो जल राशि ऊपर की तरफ आती है और ये फॉकलैंड द्वीप से होते हुए अर्जेंटीना के पूर्वी तट से जब ये ऊपर की तरफ बहती है भूमध्य रेखा की तरफ, तो इस जल राशि, ये ठंडी जल राशि होती है, इस जलधारा को हम फॉकलैंड की जलधारा कहते हैं। यहां पर इसका नाम होता है फॉकलैंड। ये फॉकलैंड की जलधारा है और ये मिलती है किससे? ब्राजील की धारा से मिलती है। तो इस एरिया में भी मत्स्य आखेट के सबसे अच्छे अवसर बनते हैं। अब ध्यान रखिए,
जब ये जल राशि नीचे की तरफ आती है, ब्राजील धारा जब नीचे की तरफ आती है, तो ये फिर समानांतर बहने लगती है किसकी तरफ, हिंद महासागर की तरफ बहती है। तो इसे हम दक्षिणी अटलांटिक जल प्रवाह के नाम से जानते हैं। ये एक ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा, ये है दक्षिण अटलांटिक जल प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक जल प्रवाह। अब देखिए, जब ये दक्षिणी अटलांटिक जल प्रवाह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आती है, तो पश्चिमी तट पर फिर ये उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, और यहां पर ये एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आकर के इस जल राशि का नाम बेंगुएला की धारा के नाम से जाना जाता है, और ये एक ठंडी जलधारा है। याद रखिएगा कि ये एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये जल राशि दक्षिणी ध्रुव से या अंटार्कटिक महासागर से ये भूमध्य रेखा की तरफ आती है। तो इस जल राशि का जो स्वभाव है वो ठंडा होता है, और ये जो जल राशि है ये बेंगुला की धारा है। और जब यहाँ पे गिनी तट पर आती है, तो यहां पर इसे गिनी की धारा के नाम से जाना जाता है, गिनी की धारा। और गिनी की धारा भी एक ठंडी जल धारा है, ये बेंगुला धारा का ही आगे बढ़ा हुआ रूप है। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में जितनी भी गर्म जलधाराएं हैं, जैसे एंटलीज है, फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, और उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह है, ये आप नोट्स बना लेंगे। और फिर उसमें सिर्फ आपने याद करना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा कौन सी। तो उसमें सिर्फ एक लेब्राडोर है, एक पूर्वी ग्रीनलैंड धारा है, एक इरमिंजर है, एक रेनेले है, और एक कनारी की जलधारा है। सिर्फ यही जलधाराएं इसमें ठंडी जलधारा है। यदि हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आ जाएं, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक फॉकलैंड की धारा है जो अर्जेंटीना के पूर्वी तट पे चलती है, एक दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, और एक बेंगुला की धारा है, और एक गिनी की धारा है। तो ये आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में चलने वाली धाराओं के संबंध में। जो प्रशांत महासागर में जो धाराएं हैं, ये भी दो प्रकार की धाराएं हैं, एक ठंडी और एक गर्म। यदि हम इधर से बात करें, यदि हम दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से यदि बात करें, तो यहां से जो धारा बहती है इसे प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ये प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय धारा है। उत्तर वाली जो धारा होगी उसे उत्तर प्रशांत महासागरीय विषुवत धारा के नाम से जानते हैं। और जब ये धारा, इधर जो द्वीप है हमारे, ये वाले जो द्वीप हैं, जो फिलीपाइंस द्वीप है, तो फिलीपाइंस द्वीप के पास आकर के जब उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत धारा है, तो जब ये उत्तर की तरफ मुड़ती है, तो उत्तर की तरफ मुड़ने के कारण ये जल राशि गर्म जल राशि होती है। यहां पर इस जल राशि का नाम क्यूरोशियो की धारा के नाम से जाना जाता है, क्यूरोशियो। ये आपने याद रखना है, क्यूरोशियो। फिलीपाइंस एशिया में, जब ये फिलीपाइंस द्वीप से जो उत्तरी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय धारा जब इससे टकराती है और ये उत्तर की तरफ जापान की तरफ मुड़ जाती है, इधर जो जापान देश है, तो जापान की तरफ मुड़ने पर इस जल राशि का नाम क्यूरोशियो जल राशि के नाम से जाना जाता है। अब जापान, यदि हम इसे यहाँ पे थोड़ा इधर बना दें, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो पा रही है, जब ये जापान के पश्चिमी तट से या जापान सागर से होकर ये उत्तर की तरफ बहती है, तो इसको यहां पे नाम दिया जाता है सुशिमा। सुशिमा की जलधारा। क्यूरोशियो की जब एक शाखा जापान सागर पर, इधर जो जापान देश है, यदि हम जापान की बात करें, तो जब ये जल राशि यहां तक आती है और उत्तर की तरफ बहती है, तो इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा जो जापान के पूर्वी तरफ से जाती है, तो वो तो क्यूरोशियो कहलाती है, लेकिन जो जापान सागर से होता हुई जापान और इधर जो कोरिया वाले जो देश हैं, उसके बीचों बीच जब ये धारा ऊपर की तरफ बहती है, तो यहां पर इसका नाम सुशिमा की जलधारा हो जाती है। अब फ्रेंड्स देखिए कि जब ये सुशिमा की जलधारा उत्तर की तरफ बहती है, तो जो यहां बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर, ये रूस का इलाका है और ये अलास्का है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्य जो है, उन 50 राज्यों में से एक राज्य अलास्का है। तो अलास्का पर आकर ये जलधारा, यहां पर इसका नाम हो जाता है अलास्का की जलधारा।
फ्रेंड्स कई बार ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि अलास्का तो एक ठंडा प्रदेश है और जो ये अलास्का की धारा होगी शायद ये भी एक ठंडी जल धारा होगी। ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि जब क्यूरोसियो जलधारा जब उत्तरी प्रशांत महासागर से ध्रुवों की तरफ या उत्तरी आर्कटिक महासागर की तरफ बढ़ती है तो अलास्का के आसपास जाते जाते इस जलधारा को, क्यूरोसियो की ही जलधारा को हम अलास्का जलधारा के नाम से जानते हैं। और ये जलधारा गर्म जलधारा है, ये ठंडी नहीं है। ये बिल्कुल याद रखिएगा आप कि अलास्का की जलधारा एक ठंडी जलधारा नहीं, बल्कि अलास्का एक ठंडा प्रदेश है, लेकिन जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। अब बात करते हैं कि यहां से जो बेरिंग जल संधि है, रूस और अलास्का के बीच से जो समुद्री इलाका है, जो महासागर का एक छोटे से जो चैनल है, यहां से जो जल राशि, जो जलधारा बहती है, इस जलधारा को हम आयोशिवा या क्यूराइल की ठंडी जलधारा, ये क्यूराइल है, या इसे आयोशिवा की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम हैं। बेरिंग जल संधि से जो जलधारा, तो मैं इसे काले पेन से बना देता हूं, जो जलधारा क्यूराइल से आती है, ये क्यूराइल के नाम से आती है, ये एक गर्म जलधारा है और इसे आयोशिवा जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। और ये ध्रुवीय भाग से भूमध्य रेखा की तरफ आती है, तो इसलिए ये जलधारा एक ठंडी जलधारा है। अब बात करते हैं जो क्यूरोसियो की जो जलधारा है, जब ये उत्तरी अलास्का के तट से जाती है तो यहां से टकरा करके ये फिर मुड़ जाती है कहां की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ। जब ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आती है तो इसको नाम दिया जाता है कैलिफोर्निया। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया एक स्टेट है संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसी स्टेट के नाम से ये जो जलधारा है इसको हम कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहते हैं, क्योंकि ये जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। जो भी जलधारा भूमध्य रेखा की तरफ आएगी ध्रुवीय क्षेत्र से, तो वो ठंडी स्वभाव की होती है। तो जो कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है। अब हम बात करते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं। एक बात दोबारा से, एक तो क्यूरोसियो की धारा है, ये एक गर्म जलधारा है। दूसरा सुषमा की जलधारा है, जिसे जापान की काली माता के नाम से भी जाना जाता है, ये गर्म जलधारा है। दूसरा एक जो क्यूराइल की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और अलास्का, सुषमा और क्यूरोसियो, ये तीन जो जलधाराएं हैं ये गर्म हैं। सिर्फ ठंडी जलधारा उसमें क्यूराइल और कैलिफोर्निया की जलधारा है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के विषय में। जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो चिली का तट है, यहां से उत्तर की तरफ जो जल राशि बहती है, ये जो जल राशि है ये हम्बोल्ट की जलधारा, या इसे पेरू, एक देश है यहाँ पे पेरू के नाम से इस जल राशि का नाम पेरू की जलधारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दूसरे अंटार्कटिका महाद्वीप से या दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। इस कारण ये एक ठंडी जल राशि है। ये पेरू की धारा है, या इसको नाम देते हैं हम्बोल्ट एक भूगोलवेता हुए हैं और उन्होंने ही सबसे पहले इस जल राशि को देखा था, इस जलधारा को देखा था। तो उन्हीं के नाम से इस जलधारा का नाम हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा के नाम से जानते हैं। ये पेरू की धारा जब आगे बढ़ती है और भूमध्य रेखा के पास जब दक्षिणी जो विषुवत रेखीय प्रशांत धारा से मिलती है, तो ये फिर पश्चिम की तरफ बहना शुरू करती है। तो यहां आकर के ये ठंडी जलधारा नहीं रहती है, बल्कि ये गर्म हो जाती है। और जब ये यहाँ फिलीपाइंस जो द्वीप है, फिलीपाइंस द्वीप से आकर के एक जल राशि तो उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और एक क्या होती है, दक्षिण की तरफ मुड़ती है। जो दक्षिण की तरफ मुड़ती है तो अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से आकर ये बहती है। तो यहाँ पर इस जल राशि का नाम या इस जलधारा का नाम पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जो जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है। ये आपने याद रखना है। सिर्फ
जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में सिर्फ 3 ही जलधाराएं हैं। एक जो पीरू की ठंडी जलधारा, दूसरा दक्षिणी प्रशांत विषुवतरेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। ये जो 2 जलधाराएं हैं ये गर्म जलधाराएं हैं, हम्बोल्ट, और जो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह है ये दोनों ठंडी है। अब लास्ट एरिया है इसमें हिंद महासागर की धाराओं के संबंध में। फ्रेंड्स, हिंद महासागर में जो धाराएं हैं उसमें हम बात करेंगे। यहाँ की जो धाराएं हैं कुछ तो इसमें इधर जो धाराएं बहती हैं भारत के दक्षिण में, ये मानसूनी जलधाराएं होती हैं। जैसे मौसम बदलता है तो इनका डायरेक्शन भी बदल जाता है। बल्कि जो दक्षिणी हिंद महासागर है यहाँ पर कुछ ऐसी धाराएं हैं जो एक निश्चित डायरेक्शन में स्थायी रूप से चलती रहती हैं, लगातार बहती रहती हैं। अब देखिए, जो दक्षिणी अटलांटिक जल प्रवाह है जब ये आगे की तरफ जाता है तो जब ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आकर मिलता है तो यहां से ये ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। तो यहां पर या दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आकर उत्तर की तरफ मुड़ता है तो यहां पर जो जल राशि बनती है अब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है। ये एक ठंडी जलधारा है, इसको नाम देते हैं हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है। अब जब ये विषुवत रेखीय हिंद महासागर में विषुवत रेखा के आसपास आती है तो फिर ये गर्म जलधारा के रूप में पीछे की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, और पश्चिम की तरफ बहते हुए इसकी एक राशि इस तरफ से जो मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर के यदि पूर्वी तट से यदि ये बहती है तो यहां पर इसे नाम दिया जाता है मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर की धारा। और मेडागास्कर और अफ्रीका के तट से के बीचों बीच जब ये बहती है तो यहां पर इसे नाम दिया जाता है मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक, फ्रेंड्स, यहाँ पे एक देश है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के नाम से इस जलधारा का नाम मोजाम्बिक की धारा कहलाती है। अब जब ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धारा आगे जाती है तो फिर यहां पर इसका नाम अफ्रीका के पूर्वी तट पर इसका नाम अंगुल हांस की धारा हो जाती है। अंगुल हांस की जलधारा। अंगुल हांस की जो जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है और ये एक मिला जुला रूप है मेडागास्कर की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा का एक सम्मिलित रूप, और इस जलधारा को हम कहते हैं अंगुल हांस की जलधारा। ये हिंद महासागर की सबसे महत्वपूर्ण जलधाराओं में से एक है। और फिर ये आकर के मिल जाती है दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह के साथ, ये जो दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह है, और फिर ये जलधारा आगे बढ़ती है ठंडी जलधारा के रूप में। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जलधाराएं ऐसी हैं जो अरब महासागर में चलती हैं, तो ये एक मानसूनी जलधाराएं हैं। मौसम के बदलने के आधार पर इन जलधाराओं का डायरेक्शन भी बदल जाता है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक जलधारा है सोमालिया, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक जलधारा है सोमालिया, तो ये एक गर्म जलधारा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की महासागरीय जलधाराओं के संबंध में, और मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। और इस टॉपिक के लिए आप कम से कम 2, 3, 4 बार मैप बनाइए और मैप में इनको दर्शाइए, क्योंकि देखिए यदि हम ट्रिक्स की यदि बात करें तो ट्रिक्स जैसा कोई फॉर्मूला यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि लगातार जितने भी आप ट्रिक्स बनाएंगे, कितने ट्रिक्स आप याद करेंगे। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक के ऊपर ट्रिक्स काम नहीं करती है। यदि आप ट्रिक्स ही याद करनी है तो फिर पढ़ना ही छोड़ दीजिए। मैं तो ये मानता हूं कि आप ट्रिक्स पे विश्वास कम कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, समझ विकसित कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और यदि आप समझने की कोशिश करते हैं तो 100% है कि आपको कोई भी टॉपिक आसानी से याद हो जाता है। थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।